मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे विकास पुस्तिका का विमोचन, विभिन्न योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का होगा विमोचन। संस्कृति विभाग में आयोजित आवाज सुनो पहाड़ की कार्यक्रम आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीएम ने किया कलाकारों का हौसला अफजाई। देहरादून में श्री सत्य साई ट्रस्ट का सराहनीय कदम। रायवाला में खोला संजीवनी अस्पताल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया रायवाला में अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल में मातृ एवं शिशु के उपचार से संबंधित सभी सेवाएं होंगी फ्री। उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किया सम्मानित। 100% परीक्षा फल देने वाले शिक्षकों को दिए गए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे देहरादून की तरफ, जहां अस्पताल में आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया जा रहा है। तो आज दून अस्पताल में आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ओटी, इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि लोकार्पण यहां पर किया है और प्रदेशवासियों को इसके जरिए हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिल सकेगी। आपके बारे में आप क्या बताएंगी सर को? सर, ये आशा संगिनी ऐप जो खुला है, ये आशाओं की मतलब बहुत ये आशा संगिनी ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आशाओं का काम करना बहुत आसान है। और हमें कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती थी, इस चीज के बारे में हमें सब चीज की जानकारी से ऐप के द्वारा सर। और पहले हमें बहुत सारे कागज मतलब फोटो स्टेट करने पड़ते थे, बहुत सारे जगह जगह भटकना पड़ता था। इस ऐप के माध्यम से ये कागजों से हमें छुटकारा मिला है सर। और आशा संगिनी एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आशा अपने तमाम प्रोत्साहन राशियों के और कार्यक्रमों एक ऐप पे दर्शाती है। इसके माध्यम से आशाओं को अपना पेमेंट। अगला जिला चंपावत है। चंपावत देख सकती है कि हमें कितना इंसेंटिव मिलता है। नमस्कार, चंपावत। मेरा नाम संगीता खैरी, मैं बालेश्वर वार्ड चंपावत में आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। इसमें कि जो हमारे इलाके में आम जनता तक जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हमें पहुँचानी होती है, मैं उसके कार्य में कार्यरत हूँ। और इस कार्य के लिए जो हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो हमें आशा संगिनी ऐप के माध्यम से समय पर मिल जाती है। और आशा संगिनी ऐप से जो हमारे बहुत सारे फॉर्मेट की फोटोकॉपी करानी पड़ती थी, उससे भी हम बच जाते हैं, समय का भी सदुपयोग होता है। और आशा संगिनी ऐप से जो हमारे क्लेम, जितने भी क्लेम होते हैं, उसका पेमेंट हमें समय पर मिल जाता है। और जो आशा संगिनी ऐप है, उससे हमारे समय का भी बहुत सदुपयोग होता है। और जो आशा संगिनी ऐप के माध्यम से हम लोगों को क्या कहते हैं, हमेशा जो वो काम करने के लिए बहुत ही आसानी हो जा रही है। और जो हमारा पैसा जुटा हुआ होता है, इस संगिनी ऐप के माध्यम से हम उस पैसे को अगले महीने जो हमारा पेमेंट होने वाला होता है, उसके लिए भी हम अपने उसको जो हमारा पेमेंट बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा कितना पेमेंट आ गया है और कितना पेमेंट बच गया है करके। जो हमारी आशा संगिनी ऐप के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सर आगे जिले पे चलिए जरा। धन्यवाद। बहुत हो रहा है क्या उधर? जी सर,
क्या कोई कनेक्शन नहीं लेकर आ रहा था, लाइट है ये सब, ये दे दे, ये वाला इसमें है। नेक्स्ट पौड़ी जिला, पौड़ी ऐसे इधर कर दो। सर आप चंपावत से बोलना चाहते हैं? चंपावत सर आप माननीय मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया ना कि आशा संगठन क्या है करके ठीक से, केवल समझाने वालों को ही आ रहा है अभी। जिसमें हमारा एनपीआर होता है, मासिक कार्य होता है, वो हम दर्ज कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटों का जो टू कॉपी करने का जो होता है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट हमें सर ऐसा है, अगर हमारा नेट सही चल रहा है, हम पोर्टल दर्ज करने में केवल हमें 5 मिनट लगते हैं, उसमें हम अपना पूरा एनपीआर दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद हमारा जो एनपीआर है वो हमारे फैसिलिटेटर्स को देख सकती है और उससे आगे वो फिर एएनएम एमवाईसी के बाद सब चला जाता है और इससे समय का भी फायदा है और टेस्ट का भी फायदा है सर, इससे हमें काफी फायदा है, आशा संघनी है। ठीक है, हम पौड़ी की ओर चलते हैं। पौड़ी की आशा कृपया अपना परिचय देके सर से वार्ता करना चाहे। पौड़ी पौड़ी बोले प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मैं आशा कार्यकर्ती पौड़ी से कविता नेगी, सर्किट हाउस वार्ड नंबर 1 पौड़ी से बोल रही हूँ। आशा संघनी है लोन के शुभारंभ में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, मिशन निदेशक महोदय जी सबका धन्यवाद करती हूँ एवं समस्त मंच से माननीय व्यक्तियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज उत्तराखंड राज्य की समस्त आशाएं कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज आशा संघनी लॉन्च किया जा रहा है। इसमें हम अपने क्षेत्र के माता पूछना है स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। आप लोगों को जो आशा संघनी ऐप में बीच में जो मानदेय बढ़ाया था मिल गया सब लोगों को, नहीं मिला? नहीं पिछली बार हम लोगों ने मानदेय बढ़ा जी दिया। जी सर, ठीक है सर, हम आगे चलते हैं सर समय के जी सर। अब सर हम पिथौरागढ़ को ले लेते हैं सर, उसके बाद देहरादून, और क्योंकि समय का अभाव है मेरी रिक्वेस्ट है पिथौरागढ़ कृपया 1 मिनट के अंदर आप अपना संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से प्लीज। नमस्कार, मैं पिथौरागढ़ से गीता बिलाल। नमस्कार, मैं नमस्कार मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को पिथौरागढ़ जनपद की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। गीता बिलाल में पिथौरागढ़ से आशा का चयन 2007 में हुआ था। पहले तो शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए आशा को ये काम दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया आशा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम में आशा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जब से आशा संघनी ऐसा शुभारंभ हुआ था तब से हमें अपना कार्य करने के लिए सुविधा हो गई है। कि दून अस्पताल में आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीयू और ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया है और 200 बेड का नया ओपीडी भवन बना जिसमें तमाम उपकरणों से आईसीयू लैस है, जिसका आज लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें ऐप के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी भी रखी जाएगी। और इसके साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री धामी आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और ऐप के माध्यम से और भी जानकारी यहां पर
आशा कार्यकर्ताओं से ली जा रही है। तो आज आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और ऐप से आशा कार्यकर्ता के काम की निगरानी भी की जा सकेगी और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। और जिस तरीके से आज दून अस्पताल में आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, इसमें ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। 200 बेड का नया ओपीडी भवन बनाया गया है जिसमें आईसीयू तमाम उपकरणों से लैस है, जिसमें कई लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा और आसपास के क्षेत्रों से भी इस अस्पताल में लोग आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। उपकरणों से लैस 200 बेड का नया ओपीडी भवन जिसका आज उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ अरे सूद भाई आपको आगे लेते हुए मम्मा तालियां जल्दी रहनी चाहिए। आशा को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को आगे लेते हुए मैं माननीय आई रिक्वेस्ट हमारे मेयर साहब से कि आप पीछे हो जाना आप लोग। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र में अनुपूरक बजट लाया जाएगा। महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में इस बार अनुपूरक बजट लाया जाएगा जिसमें महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक भी लाया जाएगा। चलिए, तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और सत्र में इस बार अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जिसमें महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश भी पेश किया जाएगा और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक भी लाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस बार महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। फिलहाल ये सत्र कब से शुरू हो रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो 29 तारीख से शुरू होगा और जो 5 दिसंबर तक जो है चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई दिनों से जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि आखिरकार शीतकालीन सत्र किस जगह पर आयोजित होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देहरादून में जो विधान भवन है वहीं पर इसको कराने का जो निर्णय है वो सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि हाल ही में जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री के पास गया था। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि जो शीतकालीन सत्र है वो इस बार देहरादून में आयोजित किया जाएगा और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण ये सत्र रहेगा, क्योंकि सरकार इस सत्र के दौरान जो अनुपूरक बजट है उसको भी पास कराएगी। साथ ही साथ कई ऐसे विधेयक हैं जिसको सरकार जो है मंजूरी देगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो महिला को जो आरक्षण देने का जो अध्यादेश है उसको दोबारा से मंजूरी देगी, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से भले ही सरकार को राहत मिली हो, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि इसको इस तरीके से दोबारा बिल बनाया जाए और माना जा रहा है कि जल्द ही इसको जो है सरकार जो है शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करके जो है इसको पास कराने की कोशिश जो की जाएगी। उसके अलावा जो आंदोलनकारियों का जो आरक्षण का मुद्दा है वो काफी लंबे समय से अटका हुआ है और कई बार ये देखा गया है कि कई सरकारों ने इसको कोशिश की है कि आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दे सरकारी नौकरी में दिया जाए, लेकिन जो राज्यपाल है उनकी तरफ से कहीं न कहीं इसे मंजूरी नहीं मिलती दिखाई दी है। तो ऐसे में कोशिश ये एक बार फिर से सरकार की है कि दोबारा से विधानसभा में क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक है उसको पास कराया जाए और उसके बाद इसको राज्यभवन में पेश करके कहीं ना कहीं ये सरकार को मंजूरी दे, जिससे कि जो राज्य आंदोलनकारी है उनको सरकारी नौकरी में जो है एक तरीके से आरक्षण मिल सके। तो कह सकते हैं कि 16 तारीख को जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये निर्णय जो है लिया जाएगा। उसके अलावा जो शीतकालीन सत्र है उसको कराने की जो मंजूरी है वो जो 16 तारीख को कैबिनेट होने बैठक होगी उसमें उसको मंजूरी दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।
चलिए खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र शुरू होगा और देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन भी दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है। तो देहरादून में इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन भी दे दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना विधानसभा सचिवालय को भी भेज दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से यहां पर विधानसभा सत्र शुरू होगा 29 नवंबर से और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना अनुमोदन दे दिया है प्रस्ताव पर। तो देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। आपको ये बता दें कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा और मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना फिलहाल विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया था। तो देहरादून में चलिए तो आपको बता दें कि देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना फिलहाल विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है और इसमें जो प्रस्ताव था उस पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि आखिरकार जो शीतकालीन सत्र है वो कहाँ पर कराया जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने ये मांग उठाई थी कि इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित नहीं हुआ है तो उसको गैरसैंण में आयोजित कराया जाना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि जैसे देहरादून में सत्र की मांग को लेकर कई विधायकों ने बकायदा मुख्यमंत्री को प्रस्ताव में भी लिखा था और एक तरीके से पत्र लिख करके ये आग्रह किया था कि शीतकालीन जो सत्र है वो देहरादून में आयोजित कराया जा सके। और यही वजह है कि विधानसभा की तरफ से जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था उसके बाद मुख्यमंत्री का अनुमोदन उसको मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने भी इसको मंजूरी दे दी है कि देहरादून में ही जो सत्र है उसको आयोजित कराया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो देहरादून में शीतकालीन सत्र है उसको आयोजित होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण जो काम है सरकार इसमें अपने निपटाएगी और साथ ही साथ कई विषयों को जो है विपक्ष द्वारा जो है उठाने की कोशिश जो है की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज देहरादून में विकास पुस्तिका का विमोचन और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सूचना विभाग के द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। उसके बाद नियोजन विभाग के द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। चलिए और अब सीधे रुक करेंगे देहरादून की तरफ, जहां दून अस्पताल में आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। फाइलों का निस्तारण करें, इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं
जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संघनी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था, चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, या पौड़ी हो, या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना है। यानी बहुत चीजें ऐसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं, वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है, वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे इस पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूं, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होके कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले। तो अब मेरे सामने आ गया तो मैं उत्सुकता बस, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जाने में? तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहां पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लेडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा। और मैं सोच रहा हूं कि एक चमत्कार से कम नहीं है कि वहां टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहां पर झिल्ली लगी हुई है, कहां पर हटाना है, कहां पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है? तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है स्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग हो सकता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।